काजल अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। काजल के माता पिता ऑमलेट का ठेला लगाया करते थे, उसी से उनका घर चलता था। काजल बहुत ही सुशील और शांत लड़की थी। काजल की बढ़ती उम्र को देखकर उसके पिता दीनानाथ को बहुत चिंता सता रही होती है। गरीबी के कारण उनके घर पर कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता। एक दिन जब काजल के माता पिता काम करके घर वापस आ रहे होते हैं, तभी अचानक एक शराबी ड्राइवर उन्हें रौंदता हुआ वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर काजल बहुत बुरी तरह टूट जाती है। काजल के घर में एक टाइम का भी खाना नहीं होता। हे भगवान, सुना था तू जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर पहली बार देख रही हूँ तू लेता भी है तो छप्पर फाड़ कर। मेरे माता पिता दोनों को उठा लिया तूने, अब बताओ इस दुनिया में मैं अकेली क्या करूँ। काजल बैठकर रो रही होती है। तभी उसकी नजर ऑमलेट के ठेले पर पड़ती है। क्यों ना मैं भी पिताजी की तरह ऑमलेट का ठेला लगा लूं। आजकल की लड़कियां भी किसी लड़कों से कम थोड़ी ना है। मैं अपने दम पर काम करूंगी। अगली सुबह होते ही काजल ऑमलेट का ठेला लेकर निकल जाती है। एक खूबसूरत औरत को ठेला लगाते हुए देख सभी लोग भौचक्के हो जाते हैं। अपनी गंदी नजर काजल पर जमाए रखती हैं। चिंटू और मिंटू दो मंचले उसे देखकर बोलते हैं अरे चिंटू देखो क्या लड़की है, बस एकदम पटाखा। अरे बाबा तेरी भाभी बनने लायक है रे। सही करे ला बड़ू, पर इसमें बात तो थोड़ी सी गलत बोल रहे ला। ये अपन की नहीं बल्कि तेरी भाभी बनेगी भाई। फिर वो दोनों काजल के पास जाकर बोलते हैं, अरे ऑमलेट वाली, ऑमलेट खिलाएगी क्या हम दोनों को? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई साहब, हम तो ऑमलेट खिलाने के लिए ही खड़े हुए हैं। फिर मिंटू और चिंटू ऑमलेट खाने लगते हैं। क्या ऑमलेट है यार, इतना टेस्टी, मजा आ गया। इतना अच्छा ऑमलेट है कि मन कर रहा है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। फिर चिंटू ऑमलेट के पैसे देने के बहाने काजल का हाथ पकड़ लेता है। काजल गुस्से में बोलती है, अरे ये क्या बदतमीजी है। ओहो, तो पैसे के साथ गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अरे 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 गलती हो गई। तुम हो इतनी सुंदर कि हम जैसे नौजवान ये गलती जानबूझकर करते हैं। तुम्हारा क्या इरादा है जाने मन, क्या कहना चाहोगी इस गलती पर? अरे टन 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 टारा, टन 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 टारा, ऑमलेट वाली चलेगी क्या 9 से 12? काजल उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। इसी तरह वो दोनों मंचले रोज आते हैं और काजल को छेड़ते हैं। एक दिन काजल को काम करते करते रात में बहुत देर हो जाती है। तभी वहाँ चिंटू और मिंटू आ जाते हैं। अरे जाने मन, तुम आज और भी सुंदर लग रही हो। क्या बात है काजल रानी, आज तुम ऑमलेट अपने इस गोरे गोरे हाथों से खिला दो ना। ऐसा बोलकर चिंटू काजल का हाथ पकड़ लेता है। तभी काजल उसे एक तमाचा मारती है। ये देखकर मिंटू हंसने लगता है। मिंटू को हंसता देखकर चिंटू को गुस्सा आ जाता है और वो काजल को जोर से धक्का दे देता है, जिससे काजल जाकर पत्थर पर गिरती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर चिंटू और मिंटू वहाँ से भाग जाते हैं। इधर काजल की आसा में मौत हो जाने के कारण वो एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। ये मंचले आवारा लोग खुद तो कुछ काम धाम करते नहीं, पर किसी औरत को समाज में आगे बढ़ते देखकर इन मर्दों के ईगो पर लगती है कि एक औरत हमसे आगे कैसे बढ़ गई, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है। अगले दिन फिर काजल अपना रूप बदलकर ऑमलेट बेचने जाती है। चिंटू और मिंटू एक नई और सुंदर औरत को देखकर फिर से बोलते हैं, अरे देख भाई, वो शिकार तो हमारे हाथ से छूट गई थी, लेकिन इस बार ये लड़की काजल से भी सुंदर है। इसे तो किसी भी हाल में जाने मत देना भाई। दोनों फिर से ऑमलेट खाते हैं और चिंटू फिर काजल का हाथ पकड़ लेता है। काजल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। काजल को चुड़ैल रूप में देखकर चिंटू और मिंटू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो इतना डर जाते हैं कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। तभी चुड़ैल बोलती है, तुम मनचलों का प्रॉब्लम क्या है? कोई भी सुंदर लड़की को देखा नहीं कि कुत्तों की तरह लात टपकाते हुए उनके पीछे पीछे आ जाते हो और उनके बारे में घटिया कमेंट करना शुरू कर देते हो?
तुम लोग सोचते हो कि एक औरत सिर्फ तुम मर्दों के पैर की जूती बनी रहे। अगर थोड़ा सा भी उठने की कोशिश उसने किया तो तुम जैसे नल्ले और मंचले अपनी गंदी निगाह उन पर डालते हो और उन्हें पैरों से कुचलना शुरू कर देते हो। तुम लोगों ने मुझे अकेला देख बहुत परेशान किया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी ही वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। चिंटू डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, तुम काजल हो? तुम ये डरावनी चुड़ैल कब बन गई? कमीने, मैं तेरी वजह से चुड़ैल बन गई हूँ। तुझे लड़कियाँ छेड़ने का बहुत शौक है ना? आज मैं तुम्हें अपने हाथों से इश्क का जाम पिलाती हूँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मर गया रे। अरे चुड़ैल जी मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा। माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं? तू हर अकेली औरत को छेड़ता है ना। आज मुझे छेड़, मैं तेरी चटनी बनाऊंगी और तुझको ही खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। फिर चुड़ैल चिंटू की गर्दन पकड़ लेती है और जोर से उसे जमीन पर पटक देती है, जिससे चिंटू वहीं पर मर जाता है। इधर मौका देखकर मिंटू वहाँ से भाग जाता है। अरे भागो रे भागो, कोई तो मुझे बचाओ इस कमबख्त चुड़ैल से, भागो। चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ओहो, मुझसे रोमांस किए बिना भाग रहे हो? हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? हम तो मचल गए हो यूं ही फिसल गए आ। चुड़ैल जी, आपके इस रूप में हमसे रोमांस नहीं निकलेगा। बाकी सब जगह से पतलून गीली हो गई, आप मुझे जाने दो। मिंटू फिर से भागने लगता है। अरे कहाँ फंस गया रे? खाया पिया कुछ नहीं और बर्तन भी साफ करना पड़ा। अगर ये चुड़ैल ना होकर कोई लड़की होती तो हम इससे रोमांस जरूर करते। तभी मिंटू भागते भागते एक कार से टकरा जाता है और वहीं पर मर जाता है। ये देखकर चुड़ैल को शांति मिल जाती है। बहुत तेज भागता है रे तू। लगता है मिल्खा सिंह से भी तेज भाग रहा था। अगर ये लड़की के पीछे भागने की बजाय तू ओलंपिक में भागा होता तो तुझे जरूर गोल्ड मेडल मिल जाता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रिया की शादी के लगभग 2 साल बाद जाकर रिया 5 माह की गर्भवती हुई थी, जिसके कारण उसकी देखभाल करने के लिए उसके मायके से उसकी छोटी बहन स्नेहा उसके घर आई हुई थी। रिया जितनी सीधी और संस्कारी थी, उसकी बहन उतनी ही ज्यादा मुंहफट और खुली विचार की लड़की थी। स्नेहा अपने जीजू से बोल रही होती है, वाह जीजू, क्या डोले शोले हैं आपके। अब तो आपकी शादी भी हो गई है, तो ये सब किसके लिए है? अरे क्या है ना, जिसकी साली इतनी हॉट हो उसे खुद भी फिट रहना चाहिए, राइट? अच्छा, तो अब तुम जीजा साली की बातें हो गई हो तो अब अंदर चले। फिर कार्तिक रिया के लिए खाना परोसता है और अपने हाथों से उसे खिलाता है। दीदी, मुझे आपसे जलन हो रही है। पर क्यों? आप इतनी लकी जो हो, आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी इतनी केयर भी करते हैं। ये तो तुमने सही कहा, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कार्तिक जैसे हस्बैंड मिले हैं। दीदी, मुझे कार्तिक जैसा नहीं, कार्तिक ही चाहिए। कार्तिक तो एक ही है जो मुझे मिल चुके हैं। तुम फिलहाल कार्तिक जैसे से ही काम चला लो। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मंदिर भी जाना है। पर क्यों दीदी? गर्भवती महिला को मंदिर जाना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, क्योंकि माँ जो देखती और सुनती है ना, बच्चा भी वैसा ही पैदा होता है। गर्भवती तो आप हो, बच्चा आपके पेट में है, तो मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? मैं तो जा रही हूँ सोने। रिया उससे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। एक दिन स्नेहा अचानक अपने जीजू के कमरे में चली जाती है, जहाँ कार्तिक सिर्फ पैंट पहना होता है। जीजा जी, सॉरी,
मैं बिना नॉक किए आ गई कमरे में। वो मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी नहा कर आता हूँ। ठीक है जीजू। स्नेहा छिपकर कार्तिक को देख रही होती है। तभी कार्तिक कपड़े पहनकर बाहर आता है तो स्नेहा मन में सोचती है, ओहो ये जीजू कितने क्यूट और स्मार्ट लगते हैं, मुझे कुछ तो करना होगा। तभी स्नेहा अपने पैर की मोच का बहाना करती है। हाउ मेरा पैर। अरे क्या हुआ साली साहिबा? मेरे पैर में मोच आ गई है। कार्तिक स्नेहा को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है, उसके पैर पर दवा लगाता है। अब ठीक लग रहा है? अगर ज्यादा पेन हो तो मुझे फोन कर देना, मैं ऑफिस से घर आ जाऊंगा। एक दिन रिया जब बाजार गई होती है तो स्नेहा अपनी बहन की साड़ी पहन के खड़ी हो जाती है। तभी कार्तिक वहाँ आ जाता है और स्नेहा को अपनी बीवी समझकर पीछे से हक कर लेता है। अरे बेबी तुम कितनी सुंदर लग रही है साड़ी में, कसम से तुम तो मार ही डालोगी। तभी स्नेहा पीछे घूमती है। स्नेहा को देखकर कार्तिक चौंक जाता है और उससे माफी मांगता है। तभी रिया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ, आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? फिर कार्तिक हकलाते हुए उसे जवाब देता है। अरे यार मैंने समझा कि तुम हो और मैंने स्नेहा को पीछे से हक कर लिया। तो क्या हुआ, गलती से ही हुआ है ना। अगर जीजू जानबूझकर किए होते तो इस जन्म में तो क्या, कार्तिक 7 जन्म में भी ऐसा नहीं कर सकते। धीरे धीरे स्नेहा के दिल में जीजू कार्तिक के लिए और भी भावनाएं जागने लगती हैं। स्नेहा अपने जीजू और उस लम्हे को भूल नहीं पाती। बार बार वो उस लम्हे को ही याद करती रहती है और वो हमेशा कार्तिक के पास ही रहने की कोशिश करती है। एक दिन की बात है, जब कार्तिक अपने बेड पर बैठा होता है तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है और कार्तिक से लिपट जाती है। अरे ये क्या कर रही हो स्नेहा? प्यार, जब आपने मुझे पहली बार हक किया था तभी से आपको भूल नहीं पा रही हूँ जीजू। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जाओ यहाँ से। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपको किसी तरह पाना चाहती हूँ। दीदी मंदिर गई हैं, तो हम दोनों एक साथ। अरे तुम ठीक तो हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी दीदी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, पागल कहीं की। आपने मुझे पागल कर दिया है, आपने बीमारी दी है, अब आप ही ठीक करोगे इसे। अरे जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, अपने दिमाग से निकाल दो। मैं ये बात किसी को नहीं कहूंगा और ये ख्याल अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना। जाओ यहाँ से। I said go। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्नेहा कार्तिक के लिए कॉफी लाती है और बोलती है, सॉरी जीजू, कल जो भी हुआ मैं बहक गई थी, और थैंक यू जीजू, आपने दीदी से कुछ नहीं कहा। ठीक है, कोई बात नहीं स्नेहा, अब तुम भूल जाओ उस बात को। तभी कार्तिक कॉफी पीता है। कॉफी पीते ही कार्तिक का सर चकराने लगता है। क्या मिलाया है तुमने कॉफी में? मेरा सर घूम रहा है। प्यार ही प्यार मिलाया है जीजू। तुमने कॉफी में ड्रग्स मिलाए हैं? धीरे धीरे ये ड्रग्स का नशा ऐसा होगा कि आप खुद को मेरे होने से रोक नहीं पाओगे। कार्तिक ड्रग्स के नशे में बेहोश हो जाता है और स्नेहा उसे टच करने लगती है। तब स्नेहा को दीदी के आने की आहट होती है और वो नाटक करने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तभी वहाँ रिया आ जाती है और ये सब देखकर कार्तिक को एक तमाचा मारती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कार्तिक। कार्तिक नशे की हालत में रिया को कुछ भी नहीं समझा पाता, पर रिया उसकी एक नहीं सुनती और स्नेहा को लेकर चली जाती है। इधर स्नेहा रो रो कर दीदी को गलत कहानी बताती है कि कार्तिक उसके पीछे पड़े हैं। तभी से रिया और कार्तिक की दूरियां बढ़ने लगती हैं और स्नेहा किसी भी हालत में अपने जीजू को पाना चाहती थी। कार्तिक रिया के पास जाता है और बोलता है, रिया, मुझे एक बार अपने आप को साबित करने का मौका तो दो। आपने मेरी छोटी बहन के साथ ये सब किया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अरे यार तुम मेरा विश्वास करो, मैं आज रात को सब कुछ साबित कर दूंगा। फिर कार्तिक कमरे के बाहर एक कैमरा लगाता है और उसको रिया के मोबाइल से कनेक्ट कर देता है। फिर जब रात होती है तो स्नेहा कार्तिक से आकर बोलती है, कितने क्यूट लग रहे हो जीजू, मन तो कर रहा है खा जाऊं तुम्हें। जब जब मैं आपको देखती हूँ ना, तुम मेरे तन मन में एक नया प्यार उभर आता है। ये कहकर स्नेहा अपने जीजू के पास जाती है
और चेहरे के ऊपर अपना हाथ फेरने लगती है। रिया मोबाइल में ये सब देखकर बाहर आती है और स्नेहा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। शर्म नहीं आई ना तुझे? अपनी बहन का घर उजाड़ने आई थी। हाँ, नहीं आती शर्म मुझे। मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। और प्यार में किस बात की शर्म? स्नेहा उसे प्यार नहीं बोलते, उसे हवस कहते हैं, हवस। दीदी आप क्या जानो प्यार और हवस में क्या अंतर होता है। आपने शादी कर ली तो वो आपका प्यार, और मैंने प्यार किया तो वो मेरी हवस हो गई। स्नेहा अपने रिश्ते का तो ख्याल करती पागल। जो मुंह में आया बोलती जा रही है। कल तुम अपने घर जाओगी, समझी? रिया की बातें सुनकर स्नेहा को गुस्सा आ जाता है और पास ही में पड़े एक चाकू को वो उठा लेती है और बोलती है, मेरे कार्तिक को मुझसे छीनोगी ना? तू पागल हो गई है क्या? अब तुम मुझे मारोगी? भाड़ में गई बहन बहन, मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरा प्यार है। तुम लोगों को मेरा प्यार नहीं दिखाई देता क्या? इतना कहकर स्नेहा रिया पर हमला कर देती है, पर कार्तिक रिया के सामने आ जाता है। कार्तिक के पेट में वो छुरी लग जाती है। कार्तिक जमीन पर गिर जाता है और स्नेहा ये देखकर बहुत डर जाती है। अरे जीजू, ये क्या कर लिया आपने? स्नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने जीजू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां कार्तिक इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और स्नेहा अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है।